नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप जो ऑडिटिंग का जो चैप्टर 6 और 7 जो कंपनी अधिनियम से संबंधित है उसके बारे में पार्ट 2 के रूप में चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं साथियों। आप 25 से आगे के जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। हमने वर्षिका एकेडमी प्ले स्टोर पर आप अपलोड कर सकते हो। इसमें 265 अपलोड किए हैं क्वेश्चन। अभी 100 क्वेश्चन और रेडी हो गए हैं। कहने का मतलब 365 क्वेश्चन अभी रेडी हो चुके हैं। ये अपलोड आज हम और कर देंगे आपके 100 क्वेश्चन। लगभग 400 क्वेश्चन हम इसमें बनाएंगे आपके। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। अगर किसी को प्ले स्टोर पे ये नहीं मिले तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो साथियों। अब हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(8) फर्स्ट के अनुसार ऐसी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में जहां लेके भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किसी संप्रेक्षक द्वारा संप्रेक्षा की जाती है और वह पद आकस्मिक रिक्त त्यागपद के कारण हुआ हो तो निम्न में से सही कथन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 139(8) फर्स्ट है उसमें कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा के मामले में जो लेके एजी द्वारा जो नियुक्त किसी संप्रेक्षक द्वारा वहाँ संप्रेक्षा की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है। यदि उसका पद त्यागपद के कारण आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो निम्न में से सही कथन क्या है। निदेशक बोर्ड की सिफारिश अपेक्षित है। जब त्यागपद हो जाता है तो क्या त्यागपत्र के लिए निदेशक बोर्ड की सिफारिश अपेक्षित है। बोर्ड की सिफारिश के 3 माह के अंदर साधारण अधिवेशन में कंपनी द्वारा भी अनुमोदित करवाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति तक पद धारण करेगा या सभी। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा द आंसर आएगा सभी। ठीक है, सेवानिवृत्त होने वाले संप्रेषक द्वारा पुनः नियुक्ति के लिए अपनी असहमति की सूचना लिखित में नहीं देने पर नियुक्ति की जा सकती है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में उल्लेख किया गया। कहने का मतलब जब कोई संप्रेषक है जो कि सेवानिवृत्त होने वाला है और सेवानिवृत्त होने के बाद में उससे वापस पुनः नियुक्ति की जाती है और वह पुनः नियुक्ति के लिए अपनी असहमति देता है तो असहमति देने पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये कौन सा नियम है। धारा 139 का 3 क, धारा 139 का 3 ख, धारा 139 9 का क, धारा 139 9 का ख। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है आंसर देना 139 9 का ख। ठीक है, सेवानिवृत्त होने वाले संप्रेक्षक कौन से अधिवेशन में पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। धारा 139 9 के अनुसार। ठीक है, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला है उसकी पुनः नियुक्ति की जा रही है धारा 139 9 के अनुसार, तो कौन से अधिवेशन के तहत उसकी नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य साधारण अधिवेशन में, सामान्य असाधारण अधिवेशन में, वार्षिक साधारण अधिवेशन में या विशेष अधिवेशन के अंदर। तो ठीक है साथियों, तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा वार्षिक साधारण अधिवेशन में। ध्यान रखना कौन से अधिवेशन में, वार्षिक साधारण अधिवेशन में इसकी नियुक्ति की जा सकेगी। आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 9 के संबंध में सेवानिवृत्त होने वाले संप्रेक्षक को पुनः नियुक्त किए जाने के संबंध में गलत कथन है। साथियों ध्यान रखना, अब हम बात कर रहे हैं जो सेवानिवृत्त हो गया हो उसकी पुनः नियुक्ति करनी हो तो उसके बारे में गलत कथन क्या है। ठीक है, या ध्यान रखना आप जल्दीबाजी में क्या है या लास्ट का जो वर्ड होता है उसको भूल जाते हैं कि सही कथन बोल रहा है या गलत कथन बोल रहा है। तो ये ध्यान रखना ना, गलत कथन बताना अपने को कि पुनः नियुक्ति के लिए निर्हित ना हो, ऐसी नियुक्ति के लिए असहमति की सूचना लिखित में दी गई हो, ऐसी नियुक्ति के लिए असहमति की सूचना कंपनी को लिखित में नहीं दी गई हो, नियुक्ति नहीं किए जाने के संबंध में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया हो। तो इसमें से कौन सा गलत है साथियों। आपका आंसर आएगा ब आंसर गलत है। ऐसी नियुक्ति के लिए असहमति की सूचना लिखित में दी गई हो। ठीक, यदि उसने असहमति की सूचना लिखित में दे दी साथियों तो उसकी नियुक्ति वैसे ही नहीं होगी। ठीक है, अब नियुक्ति कब होगी, जब वो सहमति की सूचना दे कि मैं नियुक्त करने के लिए मैं सहमत हूँ।
जहां वार्षिक साधारण अधिवेशन में किसी संप्रेषक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं की गई हो, वहां पर विद्वान संप्रेषक कंपनी के संप्रेषक के रूप में बना रहेगा। जब वार्षिक साधारण अधिवेशन होता है तो उसके अंदर जब संप्रेषक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं होती है, वहाँ पर विद्वान संप्रेषक जो रहता है वही संप्रेषक क्या रहता है, बना रहता है। तो कंपनी के संप्रेषक में बना रहेगा। यह कंपनी ने धारा अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में दिया गया है, कहना मतलब यह जो उल्लेख किया गया है वह कौन सी धारा में किया गया। धारा 139(8) में, धारा 139(7) में, धारा 139(10) में, धारा 139(11) में। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका सही आंसर होगा 139(10) में। ये कहा गया है जहां वार्षिक साधारण अधिवेशन में किसी संप्रेषक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं की गई, तो वहां पर संप्रेषक के रूप में कौन काम करेगा। अब देखो साथियों, वार्षिक साधारण अधिवेशन हुआ, उसमें संप्रेषक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं की गई हो, तो अब वर्तमान में वहाँ संप्रेषक रूप में कौन काम करेगा। विद्वान संप्रेषक, कोई भी संप्रेषक जो संप्रेषक की योग्यता रखता हो, निदेशक बोर्ड की इच्छा अनुसार संप्रेषक, के निर्देशन में गठित कोई भी संप्रेषक। तो साथियों इसमें आंसर आएगा ए, विद्वान संप्रेषक। अगला चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140 किस विषय से संबंधित है। संप्रेषक को हटाने से, संप्रेषक के त्यागपत्र से, विशेष सूचना देने से या सभी से। तो साथियों आंसर आएगा आपका द आएगा सभी से। साथियों लगभग 365 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इसके अंदर, जो प्ले स्टोर ऐप पर आपको ये वर्षिक एक्टिव ऐप मिल जाएगा। और अभी और कोशिश कर रहे हैं और बनाने की इस चैप्टर के कम से कम कोशिश करेंगे 400 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। किसी संप्रेषक को उसकी पदावधि से पूर्व धारा 140 फर्स्ट के अनुसार कब हटाया जा सकता है। ठीक, कहने का मतलब पदावधि से पूर्व, कहने का मतलब जो उसके पद की अवधि है, जितने समय की है, उससे पहले किसी को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है। विशेष संकल्प द्वारा, केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन द्वारा, या दोनों ही चाहिए या कोई भी नहीं चाहिए। तो साथियों आपको आंसर आएगा स, दोनों ही चाहिए। क्या क्या चाहिए, विशेष संकल्प भी चाहिए अर्थात विशेष प्रस्ताव भी चाहिए, और पूरे अनुमोदन किसका, केंद्र सरकार का। ठीक है। ऐसा संप्रेषक जिसने कंपनी से त्यागपत्र दे दिया हो तथा धारा 139(5) में निर्दिष्ट कंपनी होने पर त्यागपत्र के संबंध में सूचना धारा 140(2) के अनुसार किसे किसे दी जानी चाहिए। कहने का मतलब जब व्यक्ति त्यागपत्र दे देता है तो उसकी सूचना किसे किसे देनी होगी, संप्रेषक को। कंपनी को, उसके रजिस्ट्रार को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, निदेशक बोर्ड को, कंपनी को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, रजिस्ट्रार को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, कंपनी को और नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा है, कंपनी को भी देनी होगी, रजिस्ट्रार को भी देनी होगी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक को भी त्यागपत्र की सूचना देनी होगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 140(3) के अनुसार त्यागपत्र के संबंध में संबंधित सूचना संप्रेषक द्वारा नहीं दी जाती है। अब बात कर रहे हैं जब ये त्यागपत्र की सूचना संप्रेषक क्या करता है, नहीं देता है, अर्थात उपधारा 2 की पालना नहीं की जाए तो उसे कितना दंड दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। दंड का प्रावधान भी है, कितना है, 50,000 से अधिक और 5 लाख तक, 50,000 से अधिक और 5 लाख से अधिक, 50,000 से कम और 5 लाख तक, 50,000 से कम और 5 लाख से अधिक। साथियों ऑप्शन का ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, इसमें आंसर होगा आपका, आंसर होगा साथियों 50,000 से तो अधिक और 5 लाख तक का दंड दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में संप्रेषक के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकेगा जब चार्टेड अकाउंटेंट हो। यह कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है। धारा 141(2) में, धारा 139(1) में, धारा 141(1) में, धारा 139(2) में। तो साथियों आपको आंसर देना, सही आंसर देना धारा 141(1) के तहत। ठीक है। सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में संप्रेषक के रूप में केवल वे ही भागीदार होंगे जो व्यवसाय चार्टेड अकाउंटेंट हो। यह उल्लेख कौन सी धारा में दिया गया है। धारा 139(2) में, धारा 140(2) में, धारा 141(2) में, धारा 142(2) में।
तो साथियों आंसर होगा धारा 141(2) में। धारा 141(1) तो क्या कह रहा है, संप्रेषक के बारे में और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। और 141(2) क्या कह रहा है, सीमित दायित्व भागीदारी की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी कंपनी का अधिकारी, कर्मचारी, न्यायालय द्वारा सिर्दोष व्यक्ति, पूर्णकालिक नियोजन, नातेदार इत्यादि को संप्रेषक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। किस किस को, कंपनी का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, न्यायालय द्वारा सिर्दोष ठहरा दिया गया हो, सिर्दोष का मतलब क्या, दोषी घोषित कर दिया गया हो, पूर्णकालिक नियोजन में लगा हो, ठीक है, नातेदार हो, इनको संप्रेषक रूप में नहीं किया जा सकता। यह उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में दिया गया है, धारा 141(3) में। साथियों ऑप्शन ध्यान रखना, 141(1) में, 141(2) में, 141(4) में। तो आपका आंसर होगा साथियों, आंसर होगा धारा 141(3) में दिया गया है, ठीक है। निम्न में से धारा 141(3) के अनुसार कंपनी के संप्रेषक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। धारा 141(3) की बात कर रहे हैं, कौन सा संप्रेषक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, कंपनी का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, उसका नातेदार या भागीदार, पूर्णकालिक नियोजन व्यक्ति या सभी। तो आंसर क्या आएगा, सभी। यहाँ साथियों पूर्णकालिक का मतलब क्या हुआ, जो पूरे समय के लिए किसी सेवा में पहले से ही लगा हुआ हो। निम्न में से धारा 141(3) के अनुसार कंपनी के संप्रेषक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होने के संबंध में गलत कथन है। अब हम बात कर रहे हैं कि संप्रेषक को कब नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसके बारे में गलत कथन क्या है, अतः आपको गलत बताना है। कंपनी का कोई अधिकारी, कर्मचारी, नातेदार या भागीदार, पूर्णकालिक नियोजन व्यक्ति, न्यायालय द्वारा निर्दोषित व्यक्ति। अब साथियों आपका आंसर आएगा 40, इसमें 40 में क्या आंसर आएगा, ध्यान रखना साथियों, इसमें ऑप्शन में आपको घुमाया गया। अगर यहाँ दोषित कर दिया जाता ना, क्या कर दिया जाता, दोषित, तब तो कोई दिक्कत नहीं, निर्दोषित, ठीक। जब कोई निर्दोष, इसका दोष ही नहीं है, तो उसको तो संप्रेषक नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये वाक्य गलत है। निम्न में से धारा 141(3) के अनुसार कंपनी के संप्रेषक के रूप में जब न्यायालय द्वारा सिर्दोष घोषित कर दिया गया हो तो वह कितने समय तक संप्रेषक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब 41(3) के अंदर यदि किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोषी करार घोषित कर दिया गया हो, वह कब तक संप्रेषक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक। ये जो तिथि होती है वो होती है उसके आदेश जारी होने की दिनांक से, जिस तारीख को आदेश दिया जाता है उससे 5 वर्ष के लिए, उससे 10 वर्ष के लिए, उससे 7 वर्ष के लिए कभी नियुक्त नहीं हो सकता। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका, आंसर होगा 10 वर्ष के लिए, ठीक है। निम्न में से धारा 142(2) के अनुसार संप्रेषक के पारिश्रमिक के रूप में क्या शामिल नहीं है। संप्रेषक को पारिश्रमिक जो मिलता है उसमें क्या शामिल नहीं है, संदेह फीस, संप्रेषक द्वारा उपगत व्यय, संप्रेषक को दी गई सुविधा व्यय, कंपनी के अनुरोध पर दी गई अन्य सेवा के संबंध में पारिश्रमिक। साथियों महत्वपूर्ण है ये, तो आपको आंसर देना साथियों कहने का मतलब जब कंपनी अनुरोध करती है किसी संप्रेषक से, किसी ऑडिटर से कि आप कुछ अलग से कुछ काम करें, कहीं जा करके उसको ऑडिट करके आए, तो उसके बारे में जो पारिश्रमिक है ना वो दे नहीं है, ठीक है। कंपनी के अनुरोध पर दी गई अन्य सुविधा के लिए किए गए संदत को संप्रेषक के पारिश्रमिक के रूप में नहीं माना जाता। यह कौन सी धारा में दिया गया, धारा 141(2) में, धारा 142(2) में, धारा 141(1) में, धारा 141(2) में। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना धारा 142(2) में ये कहा गया है। संप्रेषक की रिपोर्ट के संबंध में धारा 141(3) के संबंध में गलत कथन है। अब साथियों अब हम बात कर रहे हैं गलत कथन की, किसकी, संप्रेषक के रिपोर्ट के संबंध में, ठीक है। वित्तीय विवरण लेखा मानकों और संप्रेषण मानकों के अनुरूप है। तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा लेखा बहियों के अनुसार सही नहीं है। सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे या नहीं थे तो उनका ब्यौरा का उल्लेख रिपोर्ट में कर दिया गया है। क्या निदेशक धारा 164(2) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त होने से निर्हित है। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा आंसर तुलन पत्र लाभ हानि लेखा लेखा बहियों के अनुसार सही नहीं है। ये बात गलत है, बल्कि आंसर क्या है, सही है।
अनुपूरक समीक्षा करने या उसमें अनुपूरक लगाने का अधिकार किसको व कितने समय में धारा 143(6) में दिया गया, ये महत्वपूर्ण है साथियों। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 60 दिन के भीतर, निदेशक बोर्ड को 30 दिन के भीतर, कंपनी रजिस्ट्रार को 60 दिन के भीतर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 30 दिन के भीतर। तो साथियों इसमें आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 60 दिन के भीतर। जब भी अनुपूरक के बारे में आता है, अनुपूरक समीक्षा के बारे में आता है, तो इसके लिए आपको आंसर देना कौन करेगा, केक करेगा। कितने दिन में, 60 दिन में करेगा। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार प्रत्येक संपरीक्षक मानकों का पालन करेगा। यह कौन सी उपधारा में उल्लेख किया गया। ठीक, उपधारा 8 में। धारा 143 की कौन सी उपधारा के अंदर लेखा मानकों का पालन करने को उल्लेख किया गया। उपधारा 8 में, उपधारा 9 में, उपधारा 10 में, उपधारा 7 में। तो साथियों इसमें आंसर आएगा उपधारा 9 में इसका उल्लेख किया गया। केंद्र सरकार धारा 143(10) के अनुसार किसकी सिफारिश पर लेखा मानक विहित कर सकेगी। जो लेखा मानक होते हैं, जो उनका किस प्रकार से आपको करना है, तो इसका विहित कर सकेगी अर्थात निर्धारण कर सकेगी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से, चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 3 के अंतर्गत गठित संस्था की सिफारिश पर, दोनों से, या कोई भी नहीं। साथियों महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो इसमें आपका आंसर होगा दोनों ही आंसर होगा। ठीक है। कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लेखा मानक के निर्धारण के संबंध में गलत कथन है। अब यहाँ बात क्या करें, गलत कथन किसके बारे में, मानक के बारे में, लेखा मानक के बारे में। ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 2 में गठित चार्टेड अकाउंटेंट की सिफारिश अपेक्षित है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से परामर्श अपेक्षित है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की सिफारिश अपेक्षित है। चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 3 में गठित चार्टेड अकाउंटेंट की सिफारिश अपेक्षित है। तो साथियों इसमें गलत कथन आएगा, आपका गलत कथन आएगा चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 2 में गठित चार्टेड अकाउंटेंट सिफारिश अपेक्षित है, बल्कि यहाँ क्या आएगी, धारा 3 आएगा। धारा 143(10) के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण से परामर्श एवं सिफारिश तथा चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 3 के अनुसार गठित समिति की सिफारिश पर संप्रेषक के लेखा मानक निर्धारित कौन करेगा। निदेशक बोर्ड करेगा, केंद्र सरकार करेगी, कंपनी करेगी, या राज्य सरकार करेगी। तो आपको साथियों आंसर देना केंद्र सरकार। साथियों लगभग 365 से अधिक क्वेश्चन बन चुके हैं, 400 के करीब हम बना रहे हैं इसके। ठीक है साथियों, आप प्ले स्टोर ऐप पर आप वर्षिका एकेडमी सर्च कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो। यदि कोई व्यवसायरत संप्रेषक लागत लेखापाल या कंपनी सचिव धारा 143(12) के उपबंधों की पालना नहीं करे तो उससे कितना जुर्माना लिया जा सकता है। 1 लाख से कम और 25 लाख से अधिक, 1 लाख से 25 लाख तक, 1 लाख से अधिक और 25 लाख से कम, 1 लाख से अधिक और 25 लाख से अधिक। तो साथियों आंसर आएगा 1 लाख से 25 लाख तक। ठीक है साथियों, यदि हमारा आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।